वो लिबिया के शहर सर्त में सहरा के ऐन बीच एक सेवरेज लाइन के अंदर एक बूढ़ा शख्स छुपा हुआ था। वो शदीद थकन से निढाल था। उसके बाल और कपड़े खून में लथपथ थे, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। उसके हाथ में एक सोने की पिस्तौल थी। ये कोई आम इंसान नहीं था। दुनिया उसे अपने वक्त के सबसे खतरनाक और बाअसर अफराद में शुमार करती थी। उसका नाम था कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी वो हुक्मरान था जिसे अमेरिका और मगरबी ताकतें अपनी पॉलिसियों और मफादात के लिए एक संजीदा खतरा समझती थीं। उसकी मौजूदगी ही उनके लिए नाकाबिल कबूल बन चुकी थी। इसीलिए उसे अपने ही मुल्क के बागियों के हाथों बेदर्दी से कत्ल करवा दिया गया। मौत के आखिरी लम्हों में भी कज़्ज़ाफ़ी ने अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को मुखातिब करते हुए कहा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सच नहीं जानते और दूसरों के प्रोपेगेंडे में आकर अपनी असल को तबाह कर रहे हैं। मगर इस लम्हे कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। अपनी एक तारीखी तकरीर में कज़्ज़ाफ़ी पहले ही दुनिया को खबरदार कर चुका था कि अगर मुसलमान मुत्तहिद न हुए तो इराक, शाम, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान के बाद एक एक करके सबकी बारी आएगी। उसने वाज़े अल्फाज में कहा था कि दुश्मन डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी के तहत मुसलमानों को तोड़कर तबाह करना चाहता है। कज़्ज़ाफ़ी ने यह पेशगोई भी की थी कि अगर उसे कत्ल किया गया तो लिबिया कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी शान, खुद मुख्तारी और ताकत सब कुछ उसी के साथ दफन हो जाएगी। आज लिबिया की फ़ज़ाओं में एक खामोश चीख सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज़ जो मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को याद करके रो रही है। इसका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ आज सच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपका दोस्त तलहा आपको बताऊंगा कि आज लीबिया का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुल्क की असल तारीख क्या है और वो लीबिया जो कभी एक मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत हुआ करता था, जहाँ पेट्रोल, गैस और बिजली आवाम के लिए आसानी से दस्तयाब थे, जहाँ किसी शहरी की शादी हो, कारोबार शुरू हो, घर खरीदा जाए, यहाँ तक कि गाड़ी ली जाए तो इसके अखराजात में हुकूमत बराह रास्त मदद फराहम करती थी। आज वही ताकतवर और खूबसूरत मुल्क कैसे खाना जंगी, बदअमनी और माशी तबाही का शिकार हो गया। वो रियासत जो अफ्रीका की मजबूत तरीन हुकूमतों में शुमार होती थी, आज टुकड़ों में क्यों बढ़ चुकी है? वो कौन सी ताकतें थीं जिनकी लालची और गंदी नज़र इस मुल्क को खा गई? और क्यों मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के बाद लीबिया कभी दोबारा संभल न सका? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे। आज हम देखेंगे कि कज़्ज़ाफ़ी के जाने के बाद लीबिया में क्या कुछ बदला और क्या कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बैक लिबिया को जो रकबा मिला वो तकरीबन 17,59,541 मुरब्बा किलोमीटर बनता है और रकबे के लिहाज से आज भी ये मुल्क दुनिया के 16वें नंबर पर आने वाले बड़े ममालिक में शामिल है। इस वक्त लिबिया की आबादी लगभग 75 लाख के करीब पहुंच चुकी है, यानी जनवरी 2026 के ताज़ा अंदाजों के मुताबिक। और आबादी के हिसाब से अब ये मुल्क दुनिया में तकरीबन 105वें नंबर पर आता है। लेकिन हकीकत ये है कि लाखों लोग अब भी मुल्क छोड़ चुके हैं, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि लोग कहने लगे हैं कि इराक, अफ़गानिस्तान और शाम की सूरत हाल भी इसके मुकाबले में कम तबाहकुन लगती है। अब अवाम खुलकर कहती है कि कज़्ज़ाफ़ी का दौर ज़्यादा बेहतर था, अमेरिका से दुश्मनी ही ठीक थी और जो अमेरिकी इमदाद मिली वो दरअसल मुल्क के लिए बहुत महंगी साबित हुई। कज़्ज़ाफ़ी के दौर में रोज़ाना तकरीबन 16 लाख बैरल तेल निकाला जाता था। अब वहाँ हालात ये हैं कि तेल की पैदावार घटकर तकरीबन 6 लाख बैरल रोज़ाना के आसपास रह गई है और जो कंपनियां इस तेल को निकाल रही हैं वो ज़्यादातर मगरबी ताकतों के ज़ेरे असर काम करती नजर आती हैं। कुछ अरसा पहले तो वहाँ ऐसी झड़पें भी हुईं जिनमें तेल के कुएं को आग लगाकर मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। यानी नुकसान सिर्फ सियासी नहीं बल्कि सीधा मुल्की मईशत को लग रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि लीबिया शुमाली अफ्रीका का चौथा बड़ा मुल्क है, रकबे में वाकई देवाइकल, मगर हालात में बिखरा हुआ। अगर इसके महल वकू को जरा जहन में नक्शा बनाकर देखा जाए तो शुमाल में बहर रूम है, मशरक की तरफ मिस्र, जुनूब मशरक में सूडान, सीधा जुनूब में चाड और नाइजर और मगरिब की तरफ ट्यूनिस और अल्जीरिया वाक़े हैं।
यानी चारों तरफ ऐसे हमसाए हैं जो किसी न किसी तरह खित्ते की सियासत में अहम किरदार रखते हैं। आबादी की बात करें तो तकरीबन 97% लोग मुसलमान हैं, लेकिन खुद लिबियाई कहते हैं कि उनमें से लगभग 30% लोग मजहब से खासे दूर हो चुके हैं और तर्ज जिंदगी में यूरोप के ज्यादा करीब नजर आते हैं। इसके अलावा तकरीबन 0.7% मसीही, 0.3% बुद्धमत के मानने वाले हैं और बाकी 1% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखता है। मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अरबी बोली जाती है वो लिबियाई अरबी कहलाती है, जो जदीद अरबी से ज़रा मुख्तलिफ है। इसीलिए बाहर से आने वाले अरब भी कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा बर्बरी, नाफूसी, सकना, गुदामी और तमासुक जैसी ज़बानें भी मुख्तलिफ इलाकों में खूब बोली जाती हैं। दारुल हुकूमत त्राब्लस, जिसे अरबी में त्राब्लस भी कहा जाता है, न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि कदीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है और आज वहाँ 17 लाख से जायद आबादी आबाद है। लुबनान में भी इसी नाम का एक शहर मौजूद है, इसीलिए लीबिया वाले अपने शहर को त्राब्लुस मगरिब कहते हैं। इसके बाद बिनगाजी, मुसराता, अलबैजा, खम्स और जाविया जैसे शहर अहम समझे जाते हैं। लीबिया की करेंसी लीबियाई दीनार है, जिसे अक्सर लोग दुनिया की निस्बतन मजबूत करेंसियों में शुमार करते हैं। आज के हिसाब से एक लीबियाई दीनार तकरीबन 44.34 पाकिस्तानी रुपए और लगभग 14.52 भारतीय रुपए के करीब बनता है। हालांकि ज़मीनी हकीकत यह है कि आम आदमी इस ताकतवर करेंसी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। दाखिले के क़वानीन की बात करें तो वक्त के साथ साथ ये खासे सख्त और गैर वाज़े हो चुके हैं। कई ममालिक के शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है और माजी में जो सहूलतें थीं वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। सयाहों पर ज़्यादा कैश ले जाने की पाबंदियां भी लागू रहती हैं और इसराइली शहरियों या इसराइली वीज़ा वाले पासपोर्ट्स के लिए लीबिया में दाखिला ममनू है। सिफारती सतह पर लीबिया आज भी कई ममालिक के साथ कशीदगी में है, क्योंकि यहाँ अमरीकी असर और रसूख वाज़ेह तौर पर देखा जाता है। इसी वजह से जिन ममालिक को अमरीका अपने लिए खतरा समझता है, उनके शहरियों पर पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। पाकिस्तान का नाम भी इन्हीं मुश्किल हालात से गुजरने वाले ममालिक में आता है। 70 की दहाई में लीबिया में 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी काम करते थे, लेकिन आज ये तादाद घटकर 30,000 के आसपास रह गई है और उनकी अक्सरियत तराबलस और उसके गिरदोनवा में आबाद है। एक वक्त था जब लीबिया पाकिस्तानियों के लिए वाकई कुदरत का खजाना समझा जाता था, मगर आज अफसोस के साथ कहा जाता है कि ये उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अक्सर लोग ये भी नहीं जानते कि लाहौर में वाक़े कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम हमेशा से ये नहीं था। पहले उसे लाहौर स्टेडियम कहा जाता था और बाकायदा मैचेस भी इसी नाम से खेले जाते थे। फिर 1974 में इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनाकिद हुई, जिसमें शिरकत के लिए मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी भी पाकिस्तान आए। उन्होंने इसी लाहौर स्टेडियम में खिताब किया और इसी वाक़े के बाद इस स्टेडियम को कज़्ज़ाफ़ी के नाम से मंसूब कर दिया गया, जो आज तक चल रहा है। जब कज़्ज़ाफ़ी ने खुलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक में आवाज़ उठाई और पसे पर्दा पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों के लिए मदद भी दी, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एहतरामन लाहौर स्टेडियम का नाम बदलकर कज़्ज़ाफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम रख दिया। और यही वो ताल्लुक था जिसकी वजह से आज भी बहुत से पाकिस्तानी कज़्ज़ाफ़ी को इज्जत से याद करते हैं। एक दिलचस्प मगर कम लोगों को मालूम बात यह है कि लिबिया का कॉलिंग कोड +218 है और उसका इंटरनेट डोमेन .ly इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान से लिबिया का फासला तकरीबन 5072 किलोमीटर बनता है और वक्त के फर्क की बात करें तो लिबिया पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। 2011 में जब लिबिया खाना जंगी की आग में जल रहा था, तो उस दौरान लिबिया के परचम से चांद और सितारा हटा दिया गया था। लेकिन कज़्ज़ाफ़ी की मौत के बाद एक बार फिर पुराना झंडा बहाल कर दिया गया और सबसे पहले ये झंडा फ्रांस में मौजूद लिबिया के सिफारत खाने पर लहराया गया, क्योंकि इनकलाब के फौरन बाद फ्रांस ही वो पहला बड़ा मुल्क था जिसने लिबिया के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। हकीकत ये है कि अमेरिका के बाद फ्रांस और बरतानिया वो ममालिक थे जिन्होंने वहां सबसे ज्यादा फायदा उठाया, तेल और गैस के कीनुओं पर अमली तौर पर कब्जा किया और लिबिया को मजीद कमजोर कर दिया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में लाखों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं।
और हैरानकुन बात यह है कि उनमें बड़ी तादाद का ताल्लुक लीबिया ही से निकलता है। आए दिन कोई ना कोई खबर आती है कि लीबिया के मुहाजिरीन की कश्ती समंदर में डूब गई। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि लीबिया की साहिली पट्टी तकरीबन 1770 किलोमीटर लंबी है और यही साहिल यूरोप जाने का सबसे खतरनाक मगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रास्ता बन चुका है। लीबिया का शुमार उन ममालिक में होता है जहां बारिशें ना होने के बराबर हैं। इसीलिए पानी और ज़राअत हमेशा एक मसला रही है। एक वक्त था जब लीबिया पेट्रोलियम के साथ साथ सोना, लोहा, स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम से अरबों डॉलर कमाता था। मगर आज ये तमाम वसाइल या तो तबाह हो चुके हैं या गैर मुल्की ताकतों के कंट्रोल में चले गए हैं। मौसमी हालात और बदअमनी की वजह से आज लीबिया को अपनी तकरीबन 75% ज़रूरियात दरामद करना पड़ती हैं। हालांकि कागजों में आज भी लीबिया को अफ्रीका के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। त्राबलस की बंदरगाह आज भी उस मुल्क की कदीम तरीन, सबसे बड़ी और मसरूफ तरीन बंदरगाह समझी जाती है और ज्यादातर तिजारत यहीं से होती है। लीबिया की आबादी की अक्सरियत समंदर के साहिल के साथ साथ आबाद है, जबकि बर्बर कबाइल या वो लोग जो देही और कबाइली जिंदगी को तरजीह देते हैं आज भी सहराए सहारा में रहते हैं। एक वक्त था जब लीबिया में कोई औरत बगैर हिजाब के नजर नहीं आती थी। लोग एक दूसरे को हाय हेलो नहीं बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहा करते थे। मगर आज हालात इतने बदल चुके हैं कि मगरबी असरात वाज़ेह दिखाई देते हैं। लिबास से लेकर अंदाजे गुफ्तगू तक फर्क साफ महसूस होता है। लीबिया का शुमार आज भी दुनिया के तेल पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में किया जाता है, लेकिन असल फर्क ये है कि पहले इस तेल का फायदा अवाम को मिलता था और आज वही तेल अवाम के लिए वबाले जान बन चुका है। आज लीबिया में तालीम की शरह तकरीबन 99% मानी जाती है, मगर रिपोर्ट्स खुद बता रही हैं कि ये शरह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जबकि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के दौर में यही शरह तकरीबन 100% हुआ करती थी। यानी तालीम वहां किसी तबके की नहीं बल्कि हर फर्द की जरूरत समझी जाती थी। कज़्ज़ाफ़ी के ज़माने में हर शहरी को रियासत की तरफ से घर बनाकर दिया जाता था। बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसके नाम वजीफा जारी हो जाता था। जो शादी करता था उसकी शादी हुकूमत के खर्चे पर होती थी और शादी के बाद कारोबार शुरू करने के लिए मुकम्मल सरकारी मदद दी जाती थी। तेल और बिजली इतनी सुस्ती थी कि लोग कहते थे ये तकरीबन मुफ्त ही हैं। अब जरा गौर करो कि जिन चीजों को कज़्ज़ाफ़ी के जुल्म के तौर पर पेश किया जाता है वो असल में क्या थीं। इसका सबसे बड़ा कसूर ये था कि उसने अमेरिका और बरतानिया के बनाए हुए कवानीन मानने से इनकार कर दिया और अपने मुल्क के लिए अपने कवानीन बनाए। अफ्रीका में यूरोप के इतने करीब होकर जौहरी ताकत बनने की बात सबसे पहले की। अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की इजाजत तो दी, लेकिन तेल की खरीदो फरोख्त अपनी शराइत पर की। अरब दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की और जब देखा कि अरब एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते तो उसने अफ्रीकी यूनियन बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। यही वो बातें थीं जो अमेरिका और उसके इत्तहादियों को सबसे ज्यादा खटकती थीं, क्योंकि कज़्ज़ाफ़ी उनके निजाम का हिस्सा बनने के बजाय अपना रास्ता बना रहा था। कज़्ज़ाफ़ी की मौत के बाद मगरबी मीडिया ने बिल्कुल वही किरदार अदा किया जो बरसों तक हमारे खित्ते में भी देखा जाता रहा, यानी हर अच्छी खबर दबाना और हर मनफी बात को हफ्तों ब्रेकिंग न्यूज बनाए रखना। जहां कहीं बागी या कज़्ज़ाफ़ी मुखालिफ कोई जश्न मनाते, वही मनाजिर हेडलाइंस बनते रहे, और जहां कज़्ज़ाफ़ी की मौत पर लोग सोग मना रहे होते, वहां की खबरें या तो दिखाई ही ना गईं या जानबूझकर नजरअंदाज कर दी गईं। यूं एक पूरे लीडर की जिंदगी, उसके निस्टम और उसके फैसलों को चंद मखसूस तस्वीरों और सुर्खियों तक महदूद कर दिया गया और बाकी सब कुछ खामोशी से तारीख के अंधेरे में धकेल दिया गया। दोस्तों, बस इतना ही नहीं बल्कि जब तारीखी किताबें खोली जाती हैं तो पता चलता है कि आज जिस लीबिया को हम सहरा समझते हैं, एक वक्त में यहाँ हरियाली और सब्जा हुआ करता था। आसार कदीमा बताते हैं कि यहाँ 8000 कब्ल मसीह के इंसानों की जिंदगी के वाज़ेह निशान मिलते हैं, यानी ये खित्ता हजारों साल पहले भी आबाद था। फिर एक अजीब सा खला आता है। तकरीबन 5 सदियों तक ऐसा लगता है जैसे यहाँ से इंसान ही गायब हो गए हों, क्योंकि उस पूरे अरसे का कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जो ये बता सके कि यहाँ कोई आबादी मौजूद थी। इसके बाद तारीख एक बार फिर पलटती है
और 3300 कब्ल मसीह में दोबारा इंसानी आबादकारी के शवाहिद सामने आते हैं। कहा जाता है कि दूसरी बार यहाँ वही लोग जुनूब की तरफ से आकर आबाद हुए थे जो आगे चलकर मराकिश में भी बसे, और आज भी उनकी नस्ल मराकिश में मौजूद है। लीबिया में जिन कबाइल ने सबसे मजबूत बुनियाद रखी, उनमें बर्बर कबीला आज भी तारीख में नुमाया मकाम रखता है। यही वो बर्बर थे जिन्होंने बाद में तारीख़ इस्लाम को तारिक बिन ज़ियाद जैसा अजीम किरदार दिया, जिसने यूरोप की सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया। बर्बर कबाइल के यहाँ मजबूती से बस जाने के बाद हालात ने एक और करवट ली और फिर उस खित्ते पर फारसी यानी कदीम ईरानी सल्तनत का कब्जा हो गया। यूं लीबिया हमेशा से ही ताकतों के बीच एक अहम और कीमती खित्ता बना रहा, जहां आने वाला हर दौर अपनी कहानी छोड़कर आगे बढ़ता गया। फिर तारीख ने एक और करवट ली और ये खित्ता सिकंदर आजम के ज़ेरे असर आया। इसके बाद इक़्तिदार मिस्र की मशहूर मलका क्लियोपेट्रा के हाथों में चला गया। क्लियोपेट्रा के ज़वाल के बाद रोमियों ने लीबिया पर कब्जा कर लिया और यहाँ रूमी सल्तनत मजबूती से कायम हो गई। 5वीं सदी ईस्वी में रोमियों ही से निकलने वाली बाज़ंतीनी हुकूमत ने इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया और यूं ये खित्ता मुसलसल एक ताकत से दूसरी ताकत के हाथ जाता रहा। सन 647 ईस्वी में तारीख ने एक फैसलाकुन मोड़ लिया, जब हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत और हजरत अब्दुल्ला बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हो की सिपह सालारी में मुस्लिम फौज ने त्राबलस फतह करके यहाँ इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया। इसके बाद 663 ईस्वी में लीबिया के जुनूबी इलाके फिजान की फतह हजरत अकबा बिन नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों हुई, और यही वो मरहला था जब बर्बर कबाइल ने जौक दर जौक इस्लाम कबूल करना शुरू किया। खिलाफत उमविया के दौर में पूरे लीबिया पर इस्लामी इक़्तिदार कायम हो चुका था, और फिर खिलाफत अब्बासिया के ज़माने में इस खित्ते को मज़ीद इस्तेहकाम नसीब हुआ। यही वो दौर था जब खलीफा हारून उर रशीद ने लीबिया को पूरे अफ्रीका में एक ताकतवर और मुस्तहकम रियासत बना दिया। इनकी मजबूत पॉलिसियों का असर ये था कि बाद में जब दुनिया में सल्तनतें बदल रही थीं और कई इस्लामी रियासतें ज़वाल का शिकार हुईं, तब भी लीबिया को आसानी से ज़ेर करना किसी के बस की बात नहीं रही। बाद अज़ां जब खिलाफत उस्मानिया का दौर आया तो उस्मानियों के लीबिया में दाखिले से इस मुल्क ने मज़ीद तरक्की देखी और कई शोबों में मजबूती हासिल की। लेकिन उस्मानियों के आखिरी दौर में जब इस्लामी सल्तनत कमज़ोर हुई और जंग अजीम अव्वल में कूद पड़ी, तो यही वो नाजुक लम्हा था जब तकरीबन 1300 साल बाद लीबिया पर एक बार फिर गैर मुस्लिम ताकत काबिज होने लगी। इटली ने इस मौके को गनीमत जाना और आज़ादी के मुतवालों को कुचलने में कोई कसर न छोड़ी। फिर दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और 1940 के बाद इटली की शिकस्त लीबियाई अवाम के लिए उम्मीद की एक कर्न बनकर उभरी। 1943 में लीबिया इटली के कब्जे से निकलकर इत्तेहादी अफवाज के कंट्रोल में आ गया, जहां इंतजामी तौर पर बरतानिया और फ्रांस ने उसे तकसीम कर रखा था। 2 सूबे बरतानिया के पास थे, जबकि एक हिस्सा फ्रांस के ज़ेरे इंतजाम रहा। आखिरकार 24 दिसंबर 1951 को बरतानिया ने लीबिया की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया और शाह इदरीस को बादशाह बना दिया। कहा जाता है कि ये आज़ादी दरअसल मुकम्मल आज़ादी नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे तेल के खुफिया मुआहदे थे जिनसे बरतानिया आने वाले बरसों तक फ़ायदा उठाता रहा। वक्त के साथ साथ लीबिया की फौज और अवाम का एक बड़ा तबका शाह इदरीस से नाला हो गया, और फिर वो लम्हा आया जब एक नौजवान फौजी अफसर मुअम्मर कज़ाफ़ी की क़यादत में बगावत हुई। इक़्तिदार पर कब्जा होते ही शाह इदरीस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। कज़ाफ़ी ने इक़्तिदार संभालते ही फौज की कमान और तमाम अहम ओहदे अपने हाथ में रखने का फैसला किया। फिर 1977 में कज़ाफ़ी ने लीबिया को बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरी मुल्क करार दिया और मुल्क का नाम ममलिकत लीबिया से बदलकर लीबिया अरब जमहूरिया रख दिया। और यही वो मरहला था जहां से लीबिया एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गया। मुअम्मर कज़ाफ़ी की जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे थे जो कम लोग खुलकर बयान करते हैं, और उन्हीं बातों ने असल में उसे आलमी ताकतों की आंखों में कांटा बना दिया था। कज़ाफ़ी का ख्वाब था कि लीबिया को एटमी ताकत बनाया जाए और मुसलमान ममालिक, खास तौर पर तेल रखने वाली रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यूरोप को ये एहसास दिलाया जाए कि अगर मुसलमानों को दबाया गया तो तेल की सप्लाई बंद भी हो सकती है। यही सोच यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा थी,
इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए लीबिया के खिलाफ इक़दामात करवाए गए, क्योंकि कज़्ज़ाफ़ी हर सूरत सद्दाम हुसैन और इराक़ को अमरीका और नेटो से बचाना चाहता था। अरब जंग में इराक़ का साथ देना कज़्ज़ाफ़ी को इस कदर महंगा पड़ा कि आलमी ताकतों ने उसका पूरा हिसाब बराबर करने की ठान ली। लीबिया पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गईं और मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया गया कि जिन लोगों ने कभी कज़्ज़ाफ़ी को अपना मोहसिन और हीरो समझा था, वही आहिस्ता आहिस्ता उसे दुश्मन समझने लगे। अंदरूने मुल्क बगावतों ने जन्म लिया और उन बागियों को बरतानिया, अमरीका और नेटो की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल थी। इस सब के बावजूद हकीकत यह है कि मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के दौर में वो सहूलतें आम थीं जिनका आज तसव्वुर भी मुश्किल है। गरीबों को जिंदगी की बहुत सी बुनियादी अशिया मुफ्त फराहम की जाती थीं और रियासत खुद शहरी की जिम्मेदारी समझी जाती थी। हैरत की बात यह है कि कज़्ज़ाफ़ी ने बरतानिया, फ्रांस, अमरीका या किसी यूरोपीय मुल्क को कोई बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सिर्फ अरब दुनिया के देरीना मसाइल हल करने की बात करता था, मगर इसका नाम ही इन ताकतों के लिए एक खतरे की अलामत बन चुका था। उन्हें लगता था कि अगर ये शख्स जिंदा रहा तो कहीं अरब वाकई मुत्तहिद ना हो जाए। बिलाखिर 17 अक्टूबर 2011 को वो दिन आया जब अमेरिका की सरपरस्ती में मौजूद बागियों के हाथों आलमे इस्लाम के एक बड़े हुक्मरान को शहादत नसीब हुई। कज़्ज़ाफ़ी ने लीबियाई कौम से किया गया वो वादा पूरा कर दिखाया जो कम हुक्मरान करते हैं, कि वो जान तो दे देगा मगर मुल्क छोड़कर नहीं जाएगा। और आज जो लोग कभी उसे जालिम और जाबिर कहा करते थे, वो खुद देख रहे हैं कि एक गैरतमंद, बाज़मीर और होशमंद हुक्मरान के कत्ल के साथ ही लीबिया किस तरह खाको खून में बदल गया। और वो रियासत जो कभी अफ्रीका की मजबूत मिसाल थी, आज अपने ही जख्म गुन रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए होगी और आपने आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।